तो मधुपुर को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, इन तल्ख बयानों के जरिए ये समझा जा सकता है कि मधुपुर कितना अहम हो चुका है झारखंड की सियासत के लिए। इसे समझने के लिए सीधे चलेंगे हमारे स्थानीय संपादक मधुकर आनंद जी के पास। मधुकर जी, जिस तरह से मधुपुर को लेकर लगातार प्रचार युद्ध चला, पूरी सरकार, कहा जा सकता है कि पूरा सरकारी अमला वहां दिखा, तो विपक्ष ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। झारखंड की सियासत के लिए मधुपुर इतना अहम क्यों माना जा रहा? देखिए, सियासत में कोई भी विधानसभा की सीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है उदय जी, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन मधुपुर को इसलिए अहम माना जा रहा है, जैसा कि आपने पहले भी बताया, कि बीजेपी के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि बीजेपी पिछला दोनों उपचुनाव, बेरमो और दुमका, इन दोनों उपचुनाव में हार चुकी है। और सत्ता पक्ष के लिए ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक नंबर बढ़ेगा। तो जेएमएम के लिए ये प्रतिष्ठा का विषय इसलिए बना हुआ है कि उसकी अपनी सीट है। तो ऐसे हालात में अगर ये सीट जेएमएम हार जाता है तो पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लग जाएगा, सरकार के ऊपर दाग लग जाएगा कि कामकाज से मधुपुर की जनता खुश नहीं है, और उसी लिहाज से फिर पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में उसको विपक्ष परिभाषित करना शुरू कर देगा। अब रही बात कि आखिर दोनों के दावों में कितनी हकीकत है, जमीनी हकीकत जो देखा जा रहा है, जैसा कि बीजेपी के बयान को आप ध्यान में लाइए, जिस तरह का दर्शकों को हमने बयान सुनाया, आवाज से मुझे लगा प्रदीप सिन्हा जी का वो बयान था। तो जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि हिंदू मतदाता अपने पूरे इरादे को बीजेपी ने अपने पहले ही लाइन में जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है, और कहीं से अब छिपने वाली बात नहीं है। जो पूरी तरह से बंगाल में देखा जा रहा है, जिस तरह से बीजेपी ने ये सोच लिया, क्योंकि देखिए हमारे दर्शकों को मधुपुर का जाति और सांप्रदायिक जो समीकरण है, जो अलग अलग जातियों का, अलग अलग धर्मों का समीकरण है, उसको समझना बहुत जरूरी है। जो आंकड़े बताते हैं लगभग 30% मुस्लिम है वहां, तो मुस्लिम वोटर तो जाने वाला नहीं है जेएमएम को छोड़कर, क्योंकि हाजी साहब का अपना एक रुतबा था, हाजी साहब का अपना एक औरा था, और कहीं ना कहीं सिंपैथी भी है कि उनके इंतकाल के बाद उनका बेटा जो है वो उस सीट पर चुनाव लड़ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी और जेएमएम के बीच टक्कर है, बीजेपी के तरफ अल्पसंख्यक समुदाय शायद न जाए, जिस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और खुद बीजेपी के बयान से स्पष्ट है। दूसरी तरफ अब है कि 15% दलित, 10% भूमिहार और 12% आदिवासी, 12% वैश्य, ये जो 4-5 जातियां हैं, इन जातियों का वोट जो इकट्ठा कर पाएगा वही इस चुनाव में बना रह पाएगा, क्योंकि 30% तो एक तरफ हो गया जो कि यूपीए गठबंधन या महागठबंधन की तरफ जा रहा है। अब 30 के मुकाबले बाकी का प्रतिशत, जैसे आदिवासी वोट, आज भी गुरुजी, जो संथाल परगना के इलाके में कहा जाता है कि खाता ना बही गुरुजी जो कहे सही, तो गुरुजी का एक औरा है, गुरुजी का एक कद है, और उन्हीं के हिसाब से हेमंत जी ने भी अपने कद को बढ़ाया है। तो आदिवासी वोट भी बहुत खिसकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो समीकरण जो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हालात में अगर 30 और 15, 45% वोट अगर महागठबंधन 45% में जो कुछ भी, अब बीजेपी के लिए सबसे कठिनाई है वो भूमियारों के 10% वोट को एकजुट करे। वैश्यों का वोट तो बीजेपी के साथ चला जाएगा, जो परंपरा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वैश्य नाराज हैं ऐसे हाल, क्योंकि इस बार या तो दिया गया है या फिर उन्होंने खुद से यह समझ लिया है कि ज्यादा चुनाव प्रचार करने से हानि हो जाती है और उसका जो है नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ यह देखा जाए तो जो बयान में बीजेपी के स्पष्ट था कि जो गैर मुस्लिम वोट है उसका ध्रुवीकरण जो है वो महत्वपूर्ण बात है। और जिस तरह से इरफान और निशिकांत दुबे जो वहां के सांसद भी हैं, स्थानीय सांसद हैं, इन दोनों के बीच जिस तरह की तल्खी दिखाई दी है कि किसी न किसी तरह वोटों का ध्रुवीकरण जो है वो बीजेपी का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ कई प्लस पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं। एक तो सिंपैथी है, हाजी साहब की सिंपैथी। दूसरा है कि हेमंत सोरेन जी ने एक मास्टर स्ट्रोक जो खेला है
कि जब जनता के बीच महागठबंधन के लोग प्रचार करने जाते हैं तो जनता को यह लगता है कि हम एक विधायक नहीं, एक मंत्री चुन रहे हैं। तो अगर हम इनको चुन लेते हैं तो जैसे हाजी साहब मंत्री थे, क्योंकि देखिए किसी भी इलाके का विकास, कामकाज, ये तमाम बातों को रहने दीजिए, क्योंकि राजनीति में मुद्दे कितने हावी रहते हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं। तो मुद्दों की बात को अभी दरकिनार करके अगर चले तो क्षेत्र के लिए ये एक प्रतिष्ठा की बात होती है कि हमारा स्थानीय विधायक या सांसद जो है वो राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में मंत्री है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है और इससे ये पता चलता है कि जो विधायक बन रहा है, अभी का जो माहौल है वहां, उसमें ये लगता है कि जो विधायक बनने वाला है उसका इतना रुतबा है कि वो कैबिनेट में मंत्री बनेगा। तो ऐसे हालात में लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम एक कद्दावर नेता को बना रहे हैं विधायक। तो ये एक प्लस पॉइंट जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ है। साथ ही वहां अल्पसंख्यक वोटरों की तादाद जो है वो प्लस पॉइंट है। लेकिन बीजेपी के लिए है कि अगर रणधीर सिंह की बात वहां के 10% भूमिहार मानते हैं, हालांकि हेमंत जी ने इसमें भी एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है राजनीतिक तौर पर कि चुन्ना सिंह जो वहां भूमिहारों के बीच बहुत लोकप्रिय नेता आज से नहीं पिछले 3.5 दशकों से हैं, उनको अपने पाले में कर लिया है। और चुन्ना सिंह खुल करके, उदय शंकर सिंह उनका नाम है और राज्य सरकार में, राज्य में विधायक कई बार रह चुके हैं सारठ से, तो उन्होंने खुल करके महागठबंधन को समर्थन दे दिया है। और जितना मैं उस इलाके को जानता हूं, आज भी रणधीर सिंह की छवि जो है वो वैसी नहीं है जैसा कि चुन्ना सिंह की है। तो अगर ऐसे हालात में 10% भूमिहार वोट में से अगर आधा भी खींच पाया महागठबंधन तो इसका प्रतिशत 42 से बढ़ के 42 और 5 2 7 47 हो जाता है। दूसरी तरफ 7% यादव आबादी है वहां, तो यादवों का वोट भी पूरी तरह से महागठबंधन को जाएगा और इसीलिए तेजस्वी जी से वहां सभा करवाई गई है। तो समीकरण सब साफ है। अब ये देखना है कि ये हिंदू मुसलमान या वोटों का ध्रुवीकरण इस किया जा सकता है। चुनाव है, कुछ लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण की हालत है। हालांकि बात में सफल न रह पाए। जी बिल्कुल। और ये भी कहा जा सकता है चूंकि 88,000 के आसपास हाजी हुसैन साहब को वोट मिले थे, तो बीजेपी का समीकरण सीधा सीधा ये होगा कि गंगा नारायण, अगर बीजेपी राज परिवार के 65,000 वोटों को मिला लिया जाए तो वो जो आंकड़ा होता है वो महागठबंधन या हाजी साहब को मिले वोटों से ज्यादा होता है। लेकिन चुनौती अब ये होगी कि क्या राज परिवार, उन्हें जितने वोट मिले थे, कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के समर्थक उसी मजबूती के साथ गंगा नारायण सिंह का साथ देते हैं या नहीं। जी मधुकर जी। देखिए, दो बातें हैं उदय जी। एक तो आपने जो सवाल किया बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या एजेएसयू और बीजेपी का वोट जो है वो पूरी तरह से जुटकर इस बार गंगा जी को मिलेगा। लेकिन देखिए, राजनीति में 5 और 5 10 नहीं होता है। चुनावी रणनीति जो होती है, चुनावी राजनीति जो होती है, उसमें 5 और 5 11 भी होता है, 12 भी होता है और 9 भी होता है। तो ये आंकड़ा समझा देना कि उनको 88,000 मिला था, उनको जो एजेएसयू को जो मिला था वो मिलाकर लगभग 1.25 लाख वोट हो जाता है, तो इस तरह से तो चुनाव जीत गए हैं, कहीं कोई समस्या ही नहीं थी। जी बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण सवाल उदय जी ये भी है कि आखिर इस चुनाव से, जो पहला सवाल आपने किया था उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा बहुत कम समय में, कि ये चुनाव जो होगा वो बीजेपी के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है और कई दिग्गजों के भाग्य का भी। संगठन के पार्टी के साथ संगठन खड़ा होता है तब चुनाव जीता जाता है। और बीते 2 उपचुनाव में संगठन के तमाम प्रयासों के बावजूद बीजेपी हारी है। अगर ये चुनाव हारती है तो लगातार 3 चुनावों में हार जो है वो यहाँ के संगठन महामंत्री जो धर्मपाल जी हैं उनके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी को पूरी तरह से इस चुनाव में झोंका गया था, हेमंत वर्सेस बाबूलाल मरांडी। तो ऐसे हालात में आदिवासी वोट जो वहां पर 12% है, तो आदिवासियों का बड़ा नेता एक बार फिर से कौन साबित होगा, ये भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। क्योंकि देखिए, पहले तो जो पिछले आम चुनाव में जो देखा गया है, हेमंत जी ने किसी को अपने आसपास
पर। लेकिन दूसरी, बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ने अपने पास जो बुलाया है जी। वो एक आदिवासी नेता के रूप में बुलाया, तो बाबूलाल जी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। साथ ही दीपक प्रकाश जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार हार का सामना कर रहे हैं, तो दीपक प्रकाश जी के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। हालांकि पार्टी ने उनको बहुत देर से दिया, लेकिन इतना कुछ दे दिया है कि बहुत कुछ भी चला जाएगा उनके पास तो कुछ पूंजी बची रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा अगर दांव पर भी लग जाती है तो सांसद तो वो बने रहेंगे, जो कि उनके राजनीतिक जीवन का सपना था वो पूरा हुआ। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी नाकामी जो है वो जगह जगह बीजेपी के अंदर चर्चा का विषय बनेगी। दूसरी तरफ अगर जेएमएम के नजरिए से देखा जाए तो उसकी अपनी सीट है, अपनी सीट हार जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो हाजी साहब जैसे कद्दावर नेता की सीट खाली हुई है और उन्हीं के पुत्र लड़ रहे हैं। तीसरी बात अगर देखा जाए तो हेमंत जी ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है। राजनीतिक तौर पर राज्यों के अंदर इस तरह के प्रयोग नहीं ही देखे जाते हैं कि चुनाव जीतने से पहले किसी को मंत्री बनाने की बात हो जाए। तो इन तमाम प्रयोगों की भी को भी कसौटी पर कसा जाएगा। तो दोनों तरफ अपने अपने तरीके से प्रतिष्ठा दांव पर है। अब देखना यह है कि वोटर जो है किसकी प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हैं। जी बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में, अब चंद घंटों की बात है, वोटरों का रुझान क्या कुछ दिखता है। मधुकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हर किसी की नजरें झारखंड में खासकर मधुपुर के उपचुनाव के नतीजों पर टिकी होंगी और अब कुछ घंटों का वक्त बता है जब मधुपुर की जनता मधुपुर की सीट किसे मिलनी है इस बात का फैसला करेगी।